हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियाँ, उसके पश्चात हमने वस्तुनिष्ठ विधियाँ और तत्पश्चात हमने स्टार्ट किया था व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत हमने सबसे पहले TAT थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट तथा CAT चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट को पढ़ा। चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये जो टेस्ट है लियोपोल्ड बैलक, देखिएगा इससे पहले जो हमने TAT, अब TAT यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट जो था, उस टेस्ट के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो टेस्ट है, ये जो वे बालक जिनकी उम्र 14 से अधिक है, उन बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। यानी 14 वर्ष तक के जो बालक है या उससे अधिक उम्र के बालक हैं, उसके लिए हम टेट यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जिसका निर्माण मुरे एंड मॉर्गन ने 1935 में किया। कुल 30 कार्ड, 30 में से 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए तथा 10 कार्ड जो हैं वह दोनों के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टेस्ट है वह है चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट। चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट यानी बालकों के व्यक्तित्व की जांच के लिए किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो 3 से 11 वर्ष के जो बालक हैं, उनके बालकों के लिए इस प्रकार का टेस्ट काम में लिया जाता है। 1948 में वहाँ पर हमने CAT के अंदर देखा कि जो TAT जो टेस्ट है वह 1935 के अंतर्गत था, जिसे हम थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कहते हैं। मॉर्गन एंड मूरे ने बनाया था। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट बनाया है लियोपोल्ड बैलक। 1948 3 से 11 वर्ष तक के बालक 10 चित्र यानी जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वह 10 है, और इन 10 कार्ड्स के अंतर्गत जो है कुछ जानवरों के चित्र हैं जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। भारत में इसी प्रकार का जो टेस्ट है वह उमा चौधरी ने कलकत्ता में बनाया। अर्नेस्ट क्रिस का इसमें योगदान था। अब क्या किया जाता है इसे हम समझते हैं। इस टेस्ट को बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण भी कहते हैं। अंग्रेजी में याद रखिएगा CAT चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट इसे कहा जाता है। व्यक्तित्व व्यवस्थापन की जांच करने के लिए काम में लाया जाता है। नंबर ऑफ कार्ड्स 10 हैं और सभी के सभी जो हैं वह किसी जानवरों को हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अलग अलग कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें हमने कुछ चित्रों को देखा कि एक बच्ची जो है वह कुछ बुक्स के साथ स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तैयार है। उसकी माँ उसे देख रही है और दूर खेत में किसान काम कर रहा है। ऐसे ही चित्रों को दिखाकर आपसे बारी बारी से कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर चित्रों की संख्या है 10 और सभी जो चित्र हैं वह किसी न किसी जानवर से संबंधित हैं जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी मानो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भालू है और भालू जो है वह पढ़ने में मग्न है, या बंदर जो है खाना बना रहे हैं, या फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे चित्र हो सकते हैं जो बालकों को दिखाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इसको देखकर लिखिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चों की विभिन्न रुचि, उसके इंटरेस्ट, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार का जो टेस्ट है उसे बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण CAT या चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नेक्स्ट जो विधि है
उसे कहा जाता है शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण या इसे हर्मन रॉर्शा का परीक्षण कहा जाता है। हर्मन रॉर्शा ने 1921 में 1921 में इस प्रकार का टेस्ट बनाया। यहाँ पर मैं तीनों टेस्ट को एक बार वापस बता देता हूँ। हमने जितने भी जो टेस्ट पढ़े हैं उन टेस्टों के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले जैसे कि हमने कहा टेट। अब TAT टेट, टेट किसने बनाया? तो मॉर्गन एंड मूरे ने। नंबर ऑफ कार्ड्स 30, 10 फॉर फीमेल्स, 10 फॉर मेल्स और 10 फॉर बोथ्स। फिर हमने पढ़ा CAT। CAT टेट जो था वह तैयार हुआ था 1935 के अंतर्गत, 1935 के अंतर्गत। CAT 1948 बनाने वाले थे लियोपोल्ड बैलक। नेक्स्ट जो है इंक ब्लॉट परीक्षण। अब इंक ब्लॉट जो परीक्षण है उसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 10 कार्ड CAT में भी है, 10 कार्ड इसमें भी है। लेकिन CAT में जो 10 कार्ड्स है उन 10 कार्ड्स का जो विषय है वह कुछ जानवर हैं, बच्चों के लिए 3 से 11 वर्ष की उम्र के जो बालक है उनके लिए है। ये जो शाही और धब्बा परीक्षण जिसे इंक ब्लॉट टेस्ट कहा जाता है, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 10 में से 5 काले रंग के यानी शाही और अंगूठे और अंगुलियों के धब्बे बनाए गए हैं, जिसमें 5 तो काले रंग के धब्बे हैं। ऐसे कार्ड है जिसमें काले रंग के धब्बों का प्रयोग किया गया है। 2 ऐसे हैं जिसके अंतर्गत काले के साथ लाल रंग का प्रयोग किया गया है और 3 ऐसे कार्ड हैं जिस पर अनेक रंग की शाही के धब्बे दिए हुए। इस परीक्षण की क्या उपयोगिता है? तो उसके नॉलेज, उसके एप्लीकेशन, उसके कॉग्निटिव जो पक्ष है, उसका जो इमोशनल पक्ष है उसको यहाँ पर नपाए। यानी इसके अंतर्गत जो है नॉलेजफुल भी रहता है, वह स्किल डेवलपमेंट में भी काम आता है और उसके इमोशनल व्यूज़ जो है, जो एस्पेक्ट्स है, उसको भी यहाँ पर नापने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न मानसिक रोगों के निदान यानी डायग्नोस, उपचार और बाल निर्देशन यानी जो स्टूडेंट या फिर जो डायरेक्शन जो है या इंस्ट्रक्शंस है उसके अंतर्गत काम में लिया जाता है। यहाँ पर आया है निदान और उपचार। अब डायग्नोस क्या होता है तो इसको हम समझिए। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप या हमारी नब्ज को देखकर, हमारी नर्वस सिस्टम की जांच करके पता लगाया, हमारे टेम्परेचर शरीर के को देखकर पता लगाया कि हमें किस प्रकार की संभावित समस्या हो सकती है। तो इन्होंने डायग्नोस किया, बुखार है, सिर दर्द है या किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका पता लगाया। तो पता लगाना इलाज नहीं है। तो इस प्रकार से समस्याओं का पता लगाना जो है वह निदान कहलाता है, यानी डायग्नोस कहलाता है। और निदान के बाद जब उपचार किया जाता है तो उस उपचार की व्यवस्था में उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रयास, यानी जो डॉक्टर है उस समस्या से निदान दिलाने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ लिखेगा और उससे हम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्रो एंड क्रो। धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। यानी उस धब्बों के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है ये परीक्षण लेने वाला पूछता है और उसके पश्चात जो प्रतिक्रिया यानी जो रिस्पॉन्स या फीडबैक आता है उसके बिहाफ पे ये पता लगाया जाता है कि सामने वाले बालक के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत किस प्रकार की समस्याएं या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए समझते हैं किस प्रकार के ये धब्बे होते हैं और इससे किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है। तो इस परीक्षण का आविष्कार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान हर्मन रॉर्शक ने किया, इसीलिए इसको रॉर्शास इंक ब्लॉट
टेस्ट कहते हैं। स्याही के धब्बे, जैसे कि हमने कहा था कि कुल कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। 10 में से 5 जो है वह काले रंग के होते हैं। इसी प्रकार से कुछ काले के साथ लाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 2 कार्ड देख पाएंगे, तो ये काले के साथ लाल है। और ये 3 कार्ड जो हैं वह मल्टी कलर्स के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 3 कार्ड, तो 2 तो हो गए आपके काले के साथ लाल, 3 हो गए मल्टी कलर, और 1 2 3 4 और 5 ये हो गए काले। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 10 कार्ड। तो बिल्कुल काले 5 कार्ड, 2 काले और लाल, और 3 जो हैं वह मल्टी कलर्स के होते हैं। इन जो इंक ब्लॉट्स है, इसे देखकर सामने वाला व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। उसको रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद पता लगाया जाता है कि सामने या उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या समस्याएं पाई जाती हैं। 1 बाय 1 हम समझते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो टेस्ट ले रहा है वो काफ़ी ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। अब ये ट्रेंड पर्सन क्या करता है, तो परीक्षण करने से पहले जो जिसका परीक्षण लिया जा रहा है उसको कुछ निर्देश यानी उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को इन धब्बों में भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको ये धब्बे एक एक करके दिखाए जाएंगे। आप कार्ड को ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि आपको इस धब्बों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। आप चाहे जितनी देर तक धब्बा देख सकते हैं, किंतु जो वस्तुएं इस चित्र में तुम्हें आपको नज़र आती है उन सबको बताते जाओ। जो जो चीज़ें आपको इन धब्बों के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं वह बताते जाओ, और जब तुम पूरी तरीके से देख लो तो मुझे लौटा दो। यानी अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन कर दिया। एक धब्बे को दिखाते हुए ये क्या हो सकता है, दिए गए निर्देश के बाद एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं। धब्बों को देखकर सामने वाला व्यक्ति अपना रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स को लिख लिया जाता है और लिखने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि 4 आधार है कि 4 आधारों पर इसका विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है स्थान, कि परीक्षार्थी ने धब्बे के किस विशेष भाग के रूप प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे धब्बे को देख रहा है या कुछ उस धब्बे के अंश को देख पा रहा है। दूसरा है गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका जो रिस्पॉन्स है वह धब्बे की बनावट के कारण है, यानी धब्बा जो कैसा बना हुआ है उसके कारण उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, या विभिन्न रंगों के कारण, यानी वह उसके शेप को देखकर रिस्पॉन्स दे रहा है, या उसके कलर को देखकर रिस्पॉन्स दे रहा है, या स्पीड के कारण इस प्रकार का देखा जा रहा है। फिर है विषय, क्या नज़र आ रहा है। परीक्षार्थी उन धब्बों में मनुष्य की आकृति देख रहा है, या किसी पशु की आकृति देख रहा है, या किसी वस्तु ऑब्जेक्ट या किसी नेचुरल लैंडस्केप को वहाँ पर देख पा रहा है। फिर समय, परीक्षार्थी ने धब्बे को देखने में कितना समय लगाया, कितना सोचा। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जितने भी होते हैं वह देखते हैं कि व्यक्ति की चेतन और अचेतन विशेषताओं की जांच इसके माध्यम से हो सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिकता, उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिस्पॉन्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग पावर के डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट पावर और
अन्य पर्सनैलिटी रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से इस परीक्षण का उपयोग करते हुए हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत जो है वह किस प्रकार का व्यक्तित्व मिलता है। नेक्स्ट जो है वह है वाक्य पूर्ति, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। इसे SCT के नाम से जाना जाता है। एबिंगहॉस, पाइने और टेंडलर, ये पाइन एंड टेंडलर के द्वारा विकसित किया गया। कुछ कहानी अधूरी है, उसको पूरा करना पड़ता है, इसलिए केवल शिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वही इसको पूरी कर सकते हैं। अधूरे वाक्य छोड़ दिए जाते हैं, कहानी को अधूरी छोड़ दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस कहानी को आगे बढ़ाओ। तब वह अपने मन में जो भी शब्द आते हैं, जो भी विचार आते हैं, जो कहानियाँ, इच्छाएं, संवेग को प्रकट करता है और इसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व की जांच की जाती है। जैसे कि मेरे पिताजी बहुत खराब है क्योंकि डैश 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 करके मैंने छोड़ दिया। अब अगर पुत्र और पिता के मध्य अगर किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स है तो वह इस अधूरी कहानी के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करेगा। मुझे कक्षा में बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डैश 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 करके छोड़ दिया। तो इस प्रकार से उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द साहचर्य, यानी इसको हम कह सकते हैं फ्री वर्ड से संबंधित ले सकते हैं। इसको हम साधारण शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसके मन के अंतर्गत क्या है। जैसे कि अगर मैं जल्दी जल्दी से पूछा कि सबसे अच्छा दोस्त, तो आपके मन में सबसे पहले जिस व्यक्ति का चित्र उभरता है या जिस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। इसी प्रकार से कुछ अच्छे शब्दों की झड़ी लगाई जाती है, जैसे कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन, सबसे प्यारा कौन, आपका सबसे अच्छा मित्र सहयोगी कौन, आपका शत्रु, फिर धीरे से जो नेगेटिव वर्ड साथ में रखा दिया जाता है आपका शत्रु कौन। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह जिक्र कर बैठता है कि चोर कौन, दुश्मन कौन। तो इस परीक्षण में 50 से 100 चुने हुए उद्दीपक शब्द होते हैं। उद्दीपक शब्द का अर्थ होता है जो उसे स्टिमुलस दे, सोचने पर मजबूर करे, उससे उत्तेजना प्रदान करे, जिसे सुनते ही उसके मन में ख्याल आए कि दुश्मन। कहते ही कुछ दुश्मनों के नाम अनायास ही उसके मुंह पर, उसके होठ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के 100-50 उद्दीपक शब्द होते हैं। व्यक्ति के सामने एक शब्द को बोलता है, जैसे कि घर, पानी, मिठाई, ऐसे करके जितने शब्द या उसके विचार उसके मन में आ सकते हैं उसे व्यक्त करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता है। जैसे घर, घर किसका, कौन सा अच्छा, पानी कौन सा बढ़िया, मिठाई कौन सी। तो इसी प्रकार से धीरे 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 उनको प्रेरित किया जाता है कि वह अपने विचार व्यक्त करें। नेक्स्ट है परीक्षार्थी द्वारा बोले गए शब्दों को, प्रत्येक शब्द को या प्रत्येक शब्द के बाद रिस्पॉन्स टाइमिंग को नोट करता है और फाइनली जो आंसर्स है उनके बिहाफ पे उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह किस प्रकार के व्यक्तित्व को रखता है। इसी श्रेणी में सबसे लास्ट है स्वप्न विश्लेषण, कि उसने जो सपना देखा उस सपने के अंतर्गत उसने क्या देखा। तो मानसिक चिकित्सा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अंतर्गत व्यक्ति से स्वप्नों को याद करके लिखने के लिए, बताने के लिए कहा जाता है। जो भी सपना
उसने देखा या व्यक्ति का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो इच्छाएं हैं, जो भावना है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि स्वप्न याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया है या जो उत्तर दिए हैं उसके आधार पर उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आत्मनिष्ठ को पढ़ा, फिर वस्तुनिष्ठ और फिर प्रक्षेपी। तो इन 3 विधियों के अंतर्गत हमने कुल 14 प्रकार की विधियों को पढ़ा, जिससे व्यक्तित्व के निर्धारण को तय किया जाता है। थैंक यू।